पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा इस बात की चल रही थी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, ट्रंप टैरिफ का दौर चल रहा है, हर कोई प्रोटेक्शनिज्म पे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसे रहने वाली है, क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या कुछ करने की जरूरत है, और इस पे कई सारे लोगों के सुझाव आ रहे थे, कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब सारे सुझावों, सारे सवालों को एक दस्तावेज के तौर पर पेश कर दिया गया आर्थिक सर्वे जो कि 2025-26 के आधार पे 2026-27 का एक आउटलुक देता हुआ दिखा। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, इसकी कई सारी सिफारिशें की गई और ये कहा गया कि अगले कारोबारी साल में 6.8% से लेकर 7.2% के पास जीडीपी ग्रोथ रह सकता है। 7% के आर्थिक विकास की रफ्तार का जिक्र यहाँ पे किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इस आर्थिक सर्वे में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को बहुत सच्चाई से बताया गया है। वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं, इसकी सच्चाई बताया गया। अलग अलग किन हालात में क्या स्थिति आ सकती है बताया गया है, और साथ में आगे कैसे सरकार को बढ़ना है, इसके लिए सही सुझाव भी यहाँ पर देते हुए दिखे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। खासतौर से स्वदेशी के मोर्चे पे कैसे हमें काफ़ी बैलेंस्ड रुख अपनाना है, इसका जिक्र उन्होंने किया। अंतर्राष्ट्रीय हालात से निपटने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह से कामयाब होंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेंगे, इस तरह कई सारे सुझाव निकल कर सामने आए हैं। इन सुझावों को कैसे देखा जाए और ये सच्चाई के कितने करीब है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर एंड चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल के सर्विसेज के चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा, केयर एज के चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको सुना देता हूं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने क्या कुछ कहा। अब से कुछ ही देर पहले हमने उनसे बातचीत की थी, तो पूरे इकोनॉमिक सर्वे को लेकर उनकी राय क्या थी पहले सुन लेते हैं, फिर हम लोग आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहला सवाल, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आपने जो ग्रोथ का फोरकास्ट दिया, साथ में आपने बताया भी किस तरह से ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि आपने ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में कहा कि पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, वो ट्रेंड निकल चुकी थी, जो अभी आप देख रहे हैं पहले से इसके लिए एक बैकग्राउंड बन गया था। तो ये चैलेंजेस का एक्सट्रीम आप क्या देख रहे हैं, या इसका डेस्टिनेशन क्या है, या फिर दूसरे वर्ड में पूछूं, ये कब तक ये चैलेंजेस बरकरार रहेंगे ग्लोबल फ्रंट पे? No, I don't have a crystal ball as to how long these global challenges will last and what kind of global challenges will emerge. In general, all we can say is that as we have been witnessing in the last 2 to 3 years, and that is why I showed in the press conference a slide made by some fund manager, which is very useful in understanding where these things originated. And of course, you can trace it even further back than what he did. But the important thing is many of these things have been set in motion already, and they have to reach their logical conclusion as to, therefore, when will they do so, and what before these situations reach their logical conclusion, what other form and shape that they will acquire and how complex they will become. Those are all not that easy to forecast. These are all scenarios, and we need to engage in this analysis on a constant basis in the next few years. But to be very precise here, within this short time frame that we have, is not possible. जिस तरीके से ये ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, अलग अलग चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिज्म जिसका आपने अपने प्रेजेंटेशन में जिक्र भी किया था, टैरिफ वॉर है, किसी भी तरीके से सेटल्ड होने के बाद बैक टू नॉर्मल क्या पहले की तरह हो जाए कि ना अब हमेशा के लिए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा ट्रेड के फ्रंट पे? Look, again, I think back to normal or global world order, we probably shouldn't be, waiting for such ideal conditions to resume, because the world goes through these kinds of cycles. I mean, if you look at globalization, we had one instance of globalization even before the First World War. And then we had a long period of disruption, and then followed by some stability post-World War II. Even then, growth was very much driven by the governments. And then came 1980s when it went towards globalization, financial liberalization, etc. So these things come and go in cycles. So we can't wait for a return to familiar conditions that we have been used to in the last 30, 40 years. They're probably behind us, which is what we heard even from many national leaders in the latest World Economic Forum as well. We have to therefore learn to innovate and manage our priorities in the global context that prevails, not in the global context that we would prefer.
इसमें हम लोग जो आपने स्टेप्स बताए भी थे, रिकमेंडेशन भी दिए हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में, वह स्वदेशी को लेकर के काफ़ी स्टेप वाइज हमें बढ़ना होगा और काफ़ी बैलेंस्ड आपने अप्रोच यहाँ पे बताया था। स्वदेशी को लेकर पहले से कई सालों से हम लोग गवर्नमेंट फोकस यहाँ पे कर रही है। जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग स्वदेशी के जो तौर तरीके हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो इनफ है या फिर हमें कुछ और नया करने की ज़रूरत है? No, we are looking at the concept of Swadeshi as a philosophy, and we think it's important. Now, whether we are doing enough on Swadeshi policies or do we have to do more, that is the kind of detail which is not that easy to spell out at this point. In general, the philosophical understanding behind Swadeshi has to be taken note of, given the state of the world that we are in, and there are certain things we can't depend on the market to provide for us. We have to produce them indigenously, because the world order is different than what we were used to. So, but what else can we do? And that's exactly what we spell out in chapter 16, both in part 1 and part 2. How do we do the Swadeshi in a manner in which it enhances our strategic resilience and then help us go towards, march towards strategic indispensability? That is what we are spelling out. And that is the best I can answer with respect to how we should be going about indigenizing or adopting the Swadeshi framework for our context. हम लोग अभी पिछले कुछ महीनों में कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। करीब 8 कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। वो 8 कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जाहिर तौर पे हमारे लिए एक बड़ा मार्केट वहाँ पे मिल रहा होगा, लेकिन वो मार्केट के कंज्यूमर हाई प्राइस देने को तैयार होते हैं, लेकिन बड़ा ही क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। ऐसे में इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन एक्सपोर्टर वहाँ के मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, वो कितना ईजी आपको दिख रहा है? No, I think it's not easy, but that's what we have to strive towards. You are right. We have access to advanced country consumers, and they depend not just on, they are willing to pay a price for good quality. And therefore, that is why I said in my presentation as well, the Honorable Prime Minister's observation in the Independence Day of Indian manufacturers being able to focus on Dam Kam and Dam Zyada is exactly the combination that will serve both domestic markets and foreign markets. And therefore, it calls upon the private sector to invest in R&D, innovation, and being determined to achieve export parity prices within a short time frame. And that is the kind of orientation we need to have rather, if we have to take advantage of these various free trade agreements that we have signed in the last few years. तो ये थे वी अनंत नागेश्वरन, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और जिनके अगुवाई में टीम ने आर्थिक सर्वे पेश किया है। और